हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत। ये वीडियो नंबर 4 है। यदि आपने पिछली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भू संसाधन क्या है, किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है आज का कि भू संसाधन क्या है एवं भू संसाधनों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए इसका आंसर समझते हैं। भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो निवास है वो भूमि पर ही है, तो भूमि हमारे लिए क्या है, एक आधार का काम करती है। यदि मान के चलो भूमि नहीं होती तो शायद हमारा जीवन यापन संभव नहीं होता। तो इसलिए यह एक क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आगे लिखा है प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सभी जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, जो हमारे वन हैं, जो हमारे जंगल हैं, मानव का जो जीवन यापन है और आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जो हम पैसे कमाने वाली जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम पृथ्वी पर ही करते हैं। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो पृथ्वी पर ही कर रहे हैं, है ना। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब है पैसे से रिलेटेड, जिसमें सैलरी मिलती है। तो वो सारी क्रियाएं जो है हम कहाँ कर रहे हैं, पृथ्वी पर कर रहे हैं। लिखा है परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं। परिवहन बोले तो जैसे रेलगाड़ी है, मेट्रो है, बस है, मोटरसाइकिल, जो भी अपना संचार का जो भी काम है, संचार जो व्यवस्थाएं हैं और परिवहन का जो भी काम है अपना, वो सब पृथ्वी पर ही संभव है। आगे बढ़ते हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन का मतलब ये है कि आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि पृथ्वी एक्सपांड हो रही है, आज मैंने 1 एकड़ जमीन ली थी, कुछ दिन बाद वो 1 एकड़ से कुछ बढ़ गई है। तो बढ़ती नहीं है, ये क्या है, एक सीमित संसाधन है ना। इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी पूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। इसलिए हमें इसका जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक से और एक बहुत ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें इसका करना चाहिए। आगे लिखा है कि भारत में भूमि की मुख्यतः 3 आकृतियां मिलती हैं। जब आप भारत की भूमि को आप शेप के आधार पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत में जो भूमि है वो मुख्यतः 3 आकृतियों में बटी हुई है। देखिए, सबसे पहला है मैदान। हम समझते हैं कि मैदान क्या होते हैं। लिखा है कि भारत की कुल भूमि का 43% मैदान के रूप में है। यानी कि हमारे पास जो टोटल भूमि है, जो लैंड एरिया है, उसका 43% जो है उसमें से मैदान है। जैसे आप यहाँ पर एक समझिए, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर एक एक पाई चार्ट ऐसे करके एक चार्ट बना रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जैसे मान के चलिए 100% है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। तो 50 से थोड़ा सा कम यहाँ से, तो ये एरिया जो है मतलब 43%। तो 43% क्या है हमारे यहाँ पर, क्या है, मैदान है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि मैदान की भूमि समतल होने के कारण मकान और कल कारखाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारी जमीन जो है समतल रहती है तो हम वहां पर क्या करते हैं, अपने मकान बनाते हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, अपने कारखाने बनाते हैं। यदि दोस्तों आप मान के चलिए यदि आपकी जमीन ऊबड़ खाबड़ होगी, अनरिलेटेड होगी, तो आप वहां पर मकान बनाना आपको संभव नहीं होगा, तो आप वहां मकान नहीं बनाएंगे। ठीक है। आगे लिखा है कि मैदानों में घनी आबादी होती है क्योंकि मैदान की जमीन खेती के लायक होती है। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा, जो भी लोग खेती करते हैं, जो भी लोग किसान हैं, तो वो हमेशा समतल एरिया में ही खेती करते हैं, क्योंकि समतल एरिया में खेती करना बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है पहाड़। यानी जो हमारी जो भूमि है वो एक पहाड़ की आकृति में भी बटी हुई है। तो पहाड़ में क्या लिखा हुआ है कि भारत की कुल भूमि का 30% पहाड़ों के रूप में है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि 43% यहाँ पर क्या हो गया, ये मैदान हो गया। अब कितना है, 30%। तो 30% यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहाड़ हो जाएगा। तो मान के चलिए 30% यहाँ पर, 43 से थोड़ा सा कम, यहाँ पर 30% ये पहाड़ हो गया
और बाकी जितना जो एरिया ये बचेगा, बाकी जो बचेगा वो हम आगे देखेंगे। तो लिखा है भारत की कई नदियां, भारत की जो कई नदियों का उद्गम इन्हीं पहाड़ों से है। जो हमारी मुख्य नदियां हैं, आप देखें, आप नर्मदा नदी देखें, आप गंगा नदी देखें, आप ब्रह्मपुत्र नदी देखें, कोई भी नदियां जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो उनका उद्गम जो है इन्हीं पहाड़ों से, यानी नदियां जो है पहाड़ों से ही निकली हुई हैं। आगे देखते हैं, 12मासी नदियों में जल का प्रवाह पहाड़ों के कारण बना रहता है। आप समझिए इस बात को कि नदियां जो हैं वो पहाड़ों से निकली हैं, और जो 12मासी नदियां होती हैं जो हमेशा 12 महीने हमेशा एक साथ एक सिरों में बहती रहती हैं, तो उनका उद्गम भी जो है पहाड़ों से ही हुआ है। आगे है, ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं जिनसे मैदानों का निर्माण होता है। होता क्या है दोस्तों, ये जो नदियां हैं ये पहाड़ से निकलती हैं। पहाड़ से जब ये निकलती हैं और तेज गति से गिरती हैं, तो अपने साथ क्या है, अपने साथ मिट्टी लाती हैं, छोटे छोटे कण लाती हैं। तो अपने साथ क्या ला रही है, मिट्टी ला रही है। और कौन सी मिट्टी ला रही है, उपजाऊ मिट्टी ला रही है। और वही उपजाऊ मिट्टी जब जमीन से निकलती है, नदियां जब बहती हैं, तो वही उपजाऊ मिट्टी धीरे 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 क्या कर देती है, मैदानों का निर्माण कर देती है। और उसी मैदान पे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। आगे लिखा है, इन नदियों से मिलने वाले पानी से हमारे खेतों की सिंचाई होती है। आप दोस्तों देखते होंगे, जो भी किसान लोग हैं खेती करते हैं, तो यदि उनके खेत के आसपास नदी रहती है, तो वो नदी से ही सिंचाई का पानी लेते हैं। और नदी से कुछ लोग पीने के लिए भी पानी उपयोग करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे तीसरी जो भू आकृति है वो है पठार। पठार के बारे में समझते हैं। तो पठार के बारे में लिखा है कि भारत की कुल भूमि का 27% पठारों के रूप में है। हमने 3 सेक्शन देख लिए हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि मैदान है, दूसरा पहाड़ है, और अब हम तीसरा देख रहे हैं पठार है। ठीक है, पठार में आगे लिखा हुआ है कि इन इन पठारों से हमें कई प्रकार के खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा मिलती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी खनिज है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है, जो भी है, ये मुख्यतः जो है हमें पठारों से मिलते हैं। जैसे हीरा है, कोई भी चीज है, खदान है जो रहती है, तो इस तरीके से पठारों से भी हमें बहुत सारे खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भू संसाधनों का उपयोग। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि भू संसाधनों का उपयोग हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किन उद्देश्यों के लिए हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। और नीचे यहाँ पर उद्देश्य लिखे, सबसे पहले लिखा है वनों के लिए। आप जानते हैं कि भूमि के बिना वनों का अस्तित्व नहीं है। पर्यावरण अनुकूलन के लिए वन बहुत जरूरी है, जो कि भूमि के 33% भाग में होना चाहिए। आप दोस्तों इसको इस तरीके से समझिए, यदि भूमि नहीं होती, यदि पृथ्वी नहीं होती, तो आप समझिए वन कहाँ होते, वनों का अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि यदि पृथ्वी नहीं होती तो वन हम हवा में तो लगाते नहीं, तो वनों का अस्तित्व पृथ्वी के बिना संभव नहीं है। और इसमें लिखा है कि हमें यदि पर्यावरण को अच्छा बनाना है, अच्छा अनुकूलन के लिए तो हमें पर्यावरण में अनुकूलन के लिए कम से कम हमें हमारे पृथ्वी पर 33% वनों को लगाना चाहिए। आगे देखते हैं, दूसरा उद्देश्य लिखा है कृषि के लिए अनुपलब्ध। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, ये 2 प्रकार की होती है। आप देखेंगे ऐसी कोई भी जमीन जहाँ पठार है, पत्थर है, ऊबड़ खाबड़ है, तो वहां पर खेती नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम कहते हैं अनुपलब्ध भूमि। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला लिखा है बंजर तथा कृषि भूमि। तो मैंने आपको बताया बंजर जमीन वही है जहां पर पठार है, पत्थर है, तो उसको हम कहते हैं कि वो बंजर है या कृषि है। दूसरा लिखा है गैर कृषि प्रयोगों के लिए भूमि, जैसे मकान, सड़क आदि। अब कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जहां पर हम खेती नहीं करते, जैसे कोई रेसिडेंटल एरिया है, कोई आबादी वाला एरिया है, उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम कॉलोनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। वहाँ पर हम पार्किंग कर देते हैं, हम सड़कें बना लेते हैं, वहाँ पर हम अपने मकान बना लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। तीसरा उद्देश्य लिखा है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी प्रति भूमि को छोड़ के जो हमारे पास जमीन है वो कृषि के लायक नहीं है, उस तरीके के लिए। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। कुछ एरिया हम ऐसे छोड़ते हैं जहाँ पर हम अपने पशुओं को चरा सकें, अपनी गायों को चरा सकें, तो उसके लिए हम कहते हैं स्थायी चारागाह और गोचर भूमि। आगे देखते हैं विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अपने वृक्षों को लगाते हैं। उपवनों के अधीन भूमि यानी कि कोई वन है, कोई जंगल है, तो उसको हम काट के अपनी कृषि के लिए भूमि तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। आगे लिखा है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। तो ऐसी खेती जहाँ पर 5 साल से कोई खेती हुई नहीं रही है, 5 साल से अधिक हो गए, तो वो क्या है, कृषि योग्य तो है लेकिन वो बंजर भूमि, क्योंकि उस वहां पर क्या है, कोई प्रकार की खेती नहीं हो रही है। आगे देखते हैं चौथा उद्देश्य है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि का हमने आपको बताया कि इसमें 2 तरह की भूमि होती है, एक होती है वर्तमान प्रति, एक होती है पुरातन प्रति। ठीक है, वर्तमान प्रति में है जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। एक कृषि वर्ष यानी कि 12 महीने, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती अगर नहीं हुई है, तो इस तरीके की भूमि को हम कहेंगे कि ये भी वर्तमान प्रति भूमि है। यानी यहाँ खेती की जा सकती है लेकिन किसी किसान ने वहाँ पर 1 साल या 1 साल से कम समय में कोई भी प्रकार की खेती, कोई भी प्रकार की फसल वहाँ पर उसने नहीं उगाई है। आगे बढ़ते हैं पुरातन प्रति। पुरातन प्रति में है जहाँ 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। यानी कि कोई ऐसी जमीन है जहाँ किसान खेती करना चाहिए लेकिन किसान ने 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की है। अब इसका रीजन क्या है कि किसान जानता है। किसान के पास हो सकता है फंड ना हो, पैसा ना हो, किसान के पास कोई प्रॉब्लम हो, पानी की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ऐसी खेती है जहाँ एक ऐसी जमीन है जहाँ खेती की जा सकती है लेकिन किसान ने 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं उगाई है, किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की है। तो इस तरीके की ज़मीन को हम कहते हैं कि ये भाई पुरातन प्रति है। अगला उद्देश्य लिखा हुआ है शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र। क्या लिखा है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष में केवल एक बार फसल उगाई जाती है उसको हम कहते हैं शुद्ध निवल यानी कृषि क्षेत्र। 1 साल में सिर्फ एक खेती, 12 महीने में सिर्फ एक बार खेती की, एक फसल उगाई, कोई भी फसल उसने उगाई हो लेकिन 1 साल में सिर्फ एक फसल उगाई है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है, शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र है। आगे लिखा है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ कि सकल कृषि क्षेत्र क्या होता है। यहाँ समझिए, इसको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको। देखिए, आपके पास 5 एकड़ खेती है, ठीक है? ये आपके पास 5 एकड़ खेती है। अब होता क्या है, आप 1 साल में एक बार खेती करते हैं। 5 एकड़ खेती है, आपने सिर्फ 1 साल में एक बार खेती की, तो इसको हमने बोल दिया शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र। ये क्या बोल दिया हमने इसको, शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र, यानी आपने 1 साल में सिर्फ एक बार खेती की। अब मान के चलिए दोस्तों, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, आपके पास ट्यूबवेल नहीं है, आपके पास कुआं नहीं है। आपने क्या किया, आपने कहा भाई मानसून आएगा, मैं यहाँ पर खेती करूँगा। तो साल में जब मानसून आया, जब पानी का मौसम आया, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फसल लगा दी। ठीक है, आपने फसल लगा दी, तो 12 महीने में जो मानसून आएगा, पानी वाला जो सीजन आएगा, उस सीजन में वो खेती क्या हो जाएगी, उग जाएगी। आपने उसको काट लिया, तो ये हो गया शुद्ध निवल कृषि क्षेत्र। यानी आप पानी के भरोसे हैं, भगवान पानी गिराएगा, पानी का मौसम आएगा, हमारी फसल उगेगी, हम उसको काट के यूज करेंगे। अब आपने एक दिमाग लगाया, आपके पास फंड आया, खेती आपके पास 5 ही एकड़ है, 5 एकड़ खेती है, आपने इसमें मान के चलिए कोई भी पानी वाले मौसम में जो खेती होती है, ठीक है, तो आपने वो खेती कर ली। अपने मान से कोई भी एक खेती कर ली, तो 5 एकड़ में आपने खेती कर ली। अब आप फ्री हो गए, ये फसल आपने उगा ली। अब आपके पास थोड़ा सा फंड आया, किसी ने आपको बोला कि भाई आप एक काम करो, एक ट्यूबवेल और खुदवा लो। आपने एक ट्यूबवेल खुदवा लिया, एक आपने क्या कर लिया, एक ट्यूबवेल खुदवा लिया। ट्यूबवेल में क्या हुआ, थोड़ा सा पानी निकला, ज़्यादा पानी नहीं निकला, थोड़ा पानी निकला। अब आपने कहा भैया 5 एकड़ हमारी खेती है, 5 एकड़ में अगर मैं फसल को पूरा बो दूंगा, ट्यूबवेल में कम पानी है, तो 5 एकड़ की जो खेती है इसमें पानी पर्याप्त नहीं हो पाएगा। आपने किसी ने आपको दिमाग दिया कि आपसे बोला भैया आप एक काम करो,
आप यहाँ से 2 एकड़ को आप कर लो, ठीक है? 5 एकड़ थी, आपने 2 एकड़ में क्या कर दी? फसल लगा दी। आपने 2 एकड़ में फसल लगा दी। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने ट्यूबवेल से इसको क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। एक सीज़न की खेती आपने ये कर ली। तो आप ये जो खेती कर रहे हैं ना, ये 2 एकड़ वाली, तो ये जो शुद्ध है, यहाँ देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष में केवल एक बार फसल उगाई, तो वर्ष में आपने एक बार फसल उगाई, कितने में? 5 एकड़ में, तो ये 5 हो गया। प्लस एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध नवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। आपने क्या किया? 2 एकड़ आपने अलग से और कर ली एक साल में, तो टोटल आपका कितना हो गया? 7 एकड़ हो गया टोटल। खेती आपके पास 5 ही है, खेती आपके पास 5 ही एकड़ है, लेकिन आपने 5 एकड़ आपने पानी के मौसम में जो बरसात का पानी है उससे आपने खेती की, और 2 एकड़ आपने ट्यूबवेल से की। इन दोनों को जोड़ के आपने 7 एकड़ जो की, यह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, और आप किसी भी कक्षा में हो, 9th से लेकर 12th तक आप किसी भी कक्षा में हैं, तो आप हमारे ऐप आकाश लेक्चर ऑनलाइन को हम डाउनलोड करके इस PDF को पढ़ सकते हैं।